हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11 के सपोर्ट मेटल का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो चले फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चीन एक विशालकाय द्वीप है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र सम्मिलित है। चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान है और प्रमुख भाषा चीनी है। चीन के विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें चार बड़े द्वीप हैं: होसु द्वीप, क्यूशु, सोकुकु और होकाइडो। 12वीं सदी के प्रारंभ में जापान पर शोगुनों का शासन कायम हुआ और सैद्धांतिक रूप से वे राजा थे। आगे देखते हैं। 1603 से 1867 के मध्य तक तोकुगावा वंश के लोग शोगुन पद पर कायम थे। मेजी पुनरुत्थान का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। सन 1867-68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष मेजियों के पुनरुत्थान का कारण बना। सम्राट मेजी को एदो लाया गया। एदो को राजधानी बना करके इसका नाम टोक्यो रखा गया। जापान में 1870 के दशक में से नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया तथा किताबों के माध्यम से माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी तथा अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया जाने लगा। डाइट जापान की संसद को कहते हैं। संसद का नाम है डाइट और यह जर्मनी विचारधारा पर आधारित थी। आगे देखते हैं। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवी में से एक थे। उनका कहना था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, कृषि पर कर, धन इकट्ठा करके, रेल लाइनों का विकास करके, वस्त्र उद्योगों के लिए मशीनों का आयात, मजदूरों को प्रशिक्षण तथा बैंकिंग संस्थानों का प्रारंभ होना हुआ। फुकोकू क्यों है, जिसका अर्थ है समृद्ध देश और मजबूत सेना। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए। अमेरिकी नियंत्रण के दौरान जापान का विसैनिकरण किया गया। विसैनिकरण का मतलब होता है सेना को कम करना, और नए संविधान लागू किया गया। फिर भी अपनी भयंकर हार के बावजूद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को शीघ्र से पुनर्निर्मित मतलब दोबारा से गठन करना, जिसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुत्ता की पूर्ण प्राप्ति, विदेशी कब्जे का अंत और समानता और विकास को संभव बनाने पर आधारित था। पहला अफीम युद्ध, जो कि 1839 से लेकर 1842 तक हुआ, इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांग को मजबूत कर दिया। 1911 में मंचू साम्राज्य की स्थापना के साथ सन यान सेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। सन यान सेन 3 सिद्धांत, राष्ट्रवाद, गणतंत्र, समाजवाद के प्रतिपादक थे। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। उनमें से माओ सेतुंग प्रमुख नेता बन के उभरे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में स्थापित हुई। चीन में 1965 से 78 का काल समाजवादी व्यक्तियों की रचना का अर्थ था। माओवादियों ने पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों, पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ा। चीन द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के तरीके: साम्यवादी दल का कड़ा नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से संबंध बनाने की नीति, सामंतवाद को खत्म करना, शिक्षा का विस्तार हुआ,
विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने का कार्यक्रम, निजी कारखानों और भूस्वामियों का अंत, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण, तेजी से औद्योगिकरण, बाजार संबंधी सुधार किए गए, एक ही दल की सरकार, आधुनिकीकरण का श्रेय साम्यवादी दल को जाता है, पुरानी असमानताओं का अंत, केंद्रीय सरकार की स्थापना। ये सब सुधार किए गए चीन के अंदर। जापान द्वारा अपनाए गए आधुनिकीकरण के मार्ग, पारंपरिक कौशल और प्रथाओं का प्रयोग किया गया, पश्चिम का अनुकरण किया गया, जापानी राष्ट्रवाद, निष्ठावान नागरिक बनना, सम्राट के प्रति वफादार रहना की शिक्षा पढ़ाई गई। कोरिया की कहानी, कोरिया की कहानी ध्यान से देखेंगे, पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। दशकों से हस्तक्षेप के बाद 1910 में जापान ने अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर कब्जा कर लिया, जिससे 500 वर्षों से अधिक समय तक चले आ रहे जोसोन राजवंश का अंत हो गया। आजादी के इच्छुक कोरियाई लोगों द्वारा जापान के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। कैरियाल्ट और पॉल सडैम पॉल सडैम जैसे अंतरराष्ट्रीय बैठक में अपील करके प्रतिनिधि मंडल भेजा गया। कोरिया में जापानी औपनिवेशिक शासन 35 वर्ष बाद अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद समाप्त हुआ। मुक्ति के बाद कोरिया में को अस्थायी रूप से 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, जिसके उत्तर में उत्तरी कोरिया सोवियत संघ और दक्षिण में यूएन द्वारा संचालित किया गया। कोरिया मतलब दो हिस्सों में टूट गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 1948 में उत्तर और दक्षिण कोरिया में अलग सरकार स्थापित हुई। ये 7 विभाजन स्थायी रूप से स्थापित हो गया। युद्ध के पश्चात युद्धोत्तर कोरिया में राष्ट्रवाद। जून 1950 में कोरिया युद्ध शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया में अमेरिका अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट चीन के समर्थन से शीत युद्ध काल में युद्ध शुरू हो गया। जुलाई 1953 में यह युद्ध विराम समझौते के द्वारा समाप्त हुआ। कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया। यद्यपि 1948 में कोरिया युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया के प्रथम राष्ट्रपति सिंह मैनरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए थे, परंतु उन्होंने असंवैधानिक तरीके से 2 बार अपना प्रशासन बढ़ाया। अप्रैल 1960 में अप्रैल क्रांति के द्वारा लोगों के विरोध के बाद उन्होंने इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। री के इस्तीफे के बाद स्थापित लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार 1961 में जनरल पार्क चुंग को और अन्य सैनिक अधिकारियों के सैनिक तख्तापलट द्वारा उखाड़ फेंका गया। अक्टूबर 1963 में चीन में सैनिक नेता पार्क चुंग हो गए राष्ट्रपति बने और कोरिया में तीव्र औद्योगिकरण का दौर मजबूत होने लगा। राष्ट्रपति पार्क चुंग ने देश में आर्थिक विकास के लिए राज्य आधारित निर्यात उन्मुक्त की नीति अपनाई। सरकार ने 5 वर्षीय आर्थिक योजना बड़े कॉरपोरेट फर्मों के समर्थन मिला। 1960 से 70 के दशक में पुनः लघु उद्योगों से उच्च मूल्य निर्धारित भारी रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया। 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए नया गांव आंदोलन शुरू हुआ। मजदूर नेता प्रशिक्षित अफसरों, आक्रामक उद्योगपति, उच्च स्तर की शिक्षा और सक्षम श्रम बल के संयोजन से कोरिया ने आज सारे विश्व में को अपने आर्थिक विकास से चौंका दिया। कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति द्वारा अन्य देशों के आर्थिक उन्नति संस्थानों और तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू कर दिया। 1972 में पार्क चुंग ने ही यूसिन संविधान घोषित किया, जिसमें राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण था। 1979 के दूसरे तेल संकट से देश में काफी बाधाएं आई। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता यूसिन संविधान के विरुद्ध आंदोलन के बीच अक्टूबर 1979 में पार्क चुंग की हत्या कर दी गई।
कोरिया में लोकतांत्रिकरण और तीव्र आर्थिक विकास। पार्क चुंग ही मृत्यु के बाद सैन्य नेता चुंग हू हवन की सरकार बनी। आर्थिक विकास, उच्च शिक्षा स्तर, मीडिया की प्रगति हुई। मई 1987 में अत्याचार से हुए एक छात्र की मौत से लोकतंत्र की मांग प्रबल होती गई। मजबूरन संविधान में संशोधन के द्वारा नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिला। 1987 में चुनाव में सैनिक नेता रो ताए वू चुने गए क्योंकि विरोधी दल एकजुट नहीं हो पाया। 1992 के दशक में सैनिक शासन के बाद एक नागरिक नेता किम यांग सेन राष्ट्रपति चुने गए। नई निर्यात नीति के तहत सैमसंग, हुंडई, एलजी जैसी कंपनियां वैश्विक प्रमुख स्तर तक पहुंच गई। खराब प्रबंध के कारण कोरिया में 1997 विदेशी मुद्रा संकट से गुजरना पड़ा, किंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और नागरिकों के गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट से सहयोग से कोरिया वापस उभर गया। दिसंबर 1997 में शांतिपूर्ण हस्तांतरण द्वारा किम डे चुंग सत्ता में आए। 2008 में रूढ़िवादी नेता ली माइंग वाक सत्तारूढ़ हो गए। 2012 में पार्क खान हे पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। 2017 में महाभियोग चलाया गया, उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और राष्ट्रपति मून जे इन राष्ट्रपति पद संभाला। यहाँ पे इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो होती है ये खत्म होती है। बच्चों, हमने पूरे अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे सारे एक्सप्लेनेशन की वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ और अपने स्कूल ग्रुप में हमारे यूट्यूब वीडियोस को शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारे को मोटिवेशन मिलता है और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप किसी भी सब्जेक्ट के फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।